हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू का सेट। ये दरोगा और बिहार एलडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इवन जहाँ भी जीके जीएस से क्वेश्चन आता है यहाँ आप प्रैक्टिस कर लो, कितना नंबर ले आ पाते हो बताना। इसमें रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इवन करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ही आपका पॉलिटी से है। भारत में वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आप देख लेना और आंसर लगाना, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में कवर कर लिया जाए। आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद आपसे पूछे जाएगा कि अनुच्छेद जो है किसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो आर्टिकल 280। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और ये बार बार पूछा जाता है, तो ये थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, तो ये 16वां नंबर का है। और अगर इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पनगड़िया, ये वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन आप हमें बताना कमेंट में कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष के बाद इतना की राशि कितनी बढ़ेगी यदि ब्याज की दर 20% हो और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज हो। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को 2500 रुपया देते हैं, इंटरेस्ट रेट रखते हैं 20%, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 3 वर्ष में उसे कितना पैसा हमको लेना चाहिए। तो एक तो फॉर्मूला हमारा है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर दिया रहे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर n। अब यहाँ R क्या है, तो R हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, R बराबर इंटरेस्ट रेट है। और अगर देखा जाए n, तो n बराबर कितना है, n बराबर साल है कि कितने साल के लिए दिया गया है। तो आप ये रख के मान के बना सकते हो, तो इस फॉर्मूले पे बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। या फिर क्या करेंगे, हमारा कितना पैसा टोटल है 2500, और कितने पर दिया गया है, तो 20% पे दिया गया है ना। तो पहले अगर 20% सिंपल इंटरेस्ट रहता तो कितना मिलता, 3 साल में 500 500 और 500 मिलता ना, अगर सिंपल रहता। तो कंपाउंड है मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका भी 20% देना पड़ेगा यानी 100 रुपया। अगले साल इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी यहाँ से कितना, तो यहाँ से 100 का यानी 1000 का 20% कितना, 200 रुपया, और इसका भी 20% देना पड़ेगा यानी 20 रुपया। अब ये जो टोटल निकल के आया हमारा, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया। तो कितना टोटल हो गया, टोटल हो गया 1500, हमारा 1800 रुपया, 1820 रुपया टोटल हो गया, है ना। अच्छे से लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट है। 1820 रुपया, और हमारा पैसा हम दिए कितना थे, 2500। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 4320 रुपया, है ना। ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी। यानी या तो आप फॉर्मूले पे रख के बना सकते हो, या तो फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर से बना सकते हो, जैसे भी बना लो। अगर 2 साल 3 साल है तो इस तरीके से बना लो, और अगर ज्यादा समय दिया है तो इस तरीके से बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो किया था वो किया था कहाँ, चंपारण में। और चंपारण विद्रोह कब हुआ है, तो चंपारण 1917 में हुआ है। गांधी जी से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो ये कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया था। ये भारत दिया है तब ना, अगर पूछे कब किया था तो सबसे पहले किए थे 1906 में, और कहाँ किए थे, तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में, समझे। और एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी ने सबसे पहले जेल की यात्रा कब की थी, तो ये किए थे 908 में, और ये भी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। बाकी तो गांधी जी से ढेर सारा क्वेश्चन आता है, उधर नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो अगर सही लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा या कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। टोटल पहले हम सिंधु घाटी करेंगे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव, इसके बाद हम सेट लगा लेंगे, ठीक है। और यही करने वाले हैं, तो मंडे से ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित तिलवाड़ा मंदिर किस लिए जाना जाता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर,
और ये माउंट आबू है कहाँ, तो राजस्थान में है। और ये जाना जाता है जैन मंदिर कला के लिए। अब जैन मंदिर कला में देखें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो बनवाया था, वो बनवाया जो था उनका नाम, वो थे सोलंकी वंश के शासक। सोलंकी वंश के जो शासक थे उनका नाम था भीम प्रथम। भीम प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसी मंदिर के अंदर एक सबसे पुराना मंदिर है जो है आदिनाथ का मंदिर। और आदिनाथ का जो मंदिर है ना, इनकी जो आंखें हैं वो हीरे की है। ठीक, तो खैर ये सब बात की बात है, याद रखना माउंट आबू जो है हमारा राजस्थान में है। और माउंट आबू किस लिए जाना जाता है, जैन तीर्थंकर के लिए। आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहते हैं, और यही जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक यही थे, है ना। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। वाणिज्यिक कार्य के लिए इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा कोबोल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है। ऑप्शन है 6 साल, 5 साल, संकट काल में, या कभी नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है ना, तो कभी राज्यसभा भंग होता है। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होते हैं 6 साल। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 80। अगर पूछा जाए राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं 250। वर्तमान में जो चुनाव होता है वो 245 सीटों पर होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा में, तो 12 सदस्य। और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं, अपॉइंटमेंट कितना किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो 12 होता है। कला साहित्य क्षेत्र, कला संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा जो सदस्य बचते हैं वो स्टेट से आते हैं, राज्य से आते हैं। तो राज्य से कितने सदस्य आते हैं, तो राज्य से आते हैं 225। टोटल मिला के हो गया कितना, 245। ठीक है, तो राज्यसभा से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और, बिहार में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा था। तो मुगल शहजादी का नाम दिया है रोशन आरा, गुलबदन बेगम, लाडली बेगम, या जहां आरा। तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है, तो आपको पता होगा हुमायूं नामा, है ना। हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था, और ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी अभी 4-5 दिन पहले नए मुख्य न्यायाधीश ने अपना शपथ लिया है। डी चंद्रचूड़ अपना त्याग पत्र दे दिए हैं, और 51वां मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई जो लागू किया गया था वो किया गया था 1971 में। अच्छे से लगाना, निगेटिव मार्किंग है। अब दरोगा में निगेटिव मार्किंग 1/4 हो गया है, और बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया है। तो अच्छे से अटेम्प्ट लेना, स्कोर अपना जरूर मेंशन करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया होगा। कार्बन 14, है ना। ये कार्बन का समस्थानिक है। और यूरेनियम डेटिंग से क्या करते हैं, तो खगोलीय पिंडों की आयु ज्ञात करते हैं। खगोलीय पिंडों की आयु मतलब ये कि धरती की आयु ज्ञात करना हो, चंद्रमा पर से मिट्टी ले आए उसकी आयु ज्ञात करना हो, तो यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जबकि थोरियम जो है और जो रेडियम है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। और थोरियम सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केरल राज्य में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे इनका नाम था जैनक। और पृथ्वीराज से एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई।
अब ये पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान, और ये कितने नंबर का चौहान थे? तो ये तीसरे नंबर के चौहान थे। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध होता है इन्हीं के साथ और मोहम्मद गोरी के साथ। इतिहास में सबसे बड़ी गलती किया था पृथ्वीराज चौहान। जब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देंगे, लेकिन माफ कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है और इस समय गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके मार देता है। तो इतिहास की सबसे बड़ी गलती की गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगर गोरी नहीं आते तो हमारा दिल्ली सल्तनत बनता ही नहीं ना बनता, क्योंकि गोरी का गुलाम था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। तो मुस्लिम वंश का संस्थापक जो माना जाता है भारत में, वो माना जाता है इल्तुतमिश को, है ना, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। अगर गोरी को यहीं पे मार दिया जाता ना, तो ये नौबत आता ही नहीं भारत में। खैर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो एक तो ये पूछेगा और एक ये पूछेगा कि अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत कौन सा देश किया था? तो यही किया था, स्पुतनिक 1 था। और इसको छोड़ने वाला कौन सा देश था? हमारा रूस, याद रखिएगा। और अंतरिक्ष से ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का है, 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद पूछा जाए कल्पना चावला के बारे में, तो कल्पना चावला 1 फरवरी 2003, आपको घटना याद होगी, अपोलो मिशन फेल होता है और कल्पना चावला के साथ टोटल 7 मेंबर थे और 7 का देहांत हो जाता है। राकेश वर्मा के बारे में याद होगा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। तो अंतरिक्ष प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह की शुरुआत किया था सबसे पहले रसिया ने, उसके बाद आया अमेरिका, और ये पहला कौन था? स्पुतनिक 1। और भारत का पहला कौन था? आर्यभट्ट। आगे चलते हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है किसको? आंसर होगा भारत को। ये करंट का क्वेश्चन था, भारत। नेक्स्ट, किसी उत्पादन को इक्को मार्क का प्रमाणक का मतलब है कि यह उत्पादन क्या है? इक्को मार्क क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है किफ़ायती कीमत के लिए, अच्छी किस्म के लिए, पर्यावरण के अनुकूल, या नष्ट होने वाला नहीं। इक्को मार्क दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल जो पदार्थ होते हैं उसे इक्को मार्क दिया जाता है। और एक होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क जो दिया जाता है वो दिया जाता है आभूषण को, है ना, आभूषण पे एक हॉलमार्क होते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, साक्षरता, जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास पाई जाती है? सबसे अधिक वोल्केनो, वो भी वोल्केनो 3 प्रकार का होता है। एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये सक्रिय के बारे में बात कर रहा है। और सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में पाया जाता है, प्रशांत पेटी में। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ा ज्वालामुखी का, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? मौना लाओ है। और इसमें भी हाल फिलहाल में 2022 में विस्फोट हुआ है, 38 साल के बाद इसमें विस्फोट हुआ है। भारत में भी 2 ज्वालामुखी है। भारत में एक है बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पर, और एक है नारकोंडम। ये 2 ज्वालामुखी है। और इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है हमारा? तो बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, और अगर पूछे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो होगा वो होगा माउंट कोटोपैक्सी। ये जो है सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी, और मौना लाओ सबसे बड़ा ज्वालामुखी, भारत का बैरन ज्वालामुखी, और नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर।
अच्छा, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट में? तो एक तो हो गया हमारा अमेरिका और दूसरा हमारा हो गया एशिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन से ऐसे महाद्वीप है, सॉरी महादेश, महादेश 7 है ना, तो 7 महादेश में कौन से ऐसे महादेश है जिसमें से एक भी ज्वालामुखी जहां नहीं पाई जाती है? तो ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसे एक महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ना कि कोई महासागर दिया है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है ब्रुनोई, ठीक है। और एशिया का अगर सबसे बड़ा देश के बारे में पूछे तो सबसे बड़ा देश हमारा एशिया में रूस है। कहीं कहीं पर आपको चीन दिखाएगा, लेकिन रूस है। और सबसे छोटा देश का बात करें एशिया में तो यह है मालदीव। मालदीव जो है वो सबसे छोटा देश है। और अगर कहें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करें तो ये हमारा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, और ये आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है समस्त देशवासियों को, भारत के वयस्क नागरिकों को, राज्य सरकार के को, या केंद्रीय सरकार को। तो मौलिक अधिकार दिया गया है सभी देशवासियों को। मौलिक अधिकार के बारे में भाग पूछेगा आपसे तो भाग 3 है। अगर पूछेगा किस देश से लिया गया है तो देश हमारा अमेरिका हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, यानी टोटल आर्टिकल कितना है तो 24 आर्टिकल है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 था और वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश कौन सा बन गया? वो कौन सा देश है जो अब नहीं चाहता है कि हम कोयला से विद्युत उत्पादन करें? कोयला यानी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, खोद कर जमीन से निकालते हैं, इससे हमारा नेचर को नुकसान भी होता है ना। अभी देखिए छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल काट दिया गया कोयला निकालने के लिए। तो ये यूके देश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे इनका नाम था फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। इसका आंसर होगा पेसमेकर। अगर हृदय के बारे में बात करें तो हृदय का वजन कितना होता है, कभी कभी ये भी आपसे पूछेगा, तो ये 300 ग्राम का होता है हृदय। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 70 से 72 बार धड़कता है ना। तो ये छोटी सी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो प्लासी के युद्ध के बारे में ढेर सारी बातें हैं, मैं डिटेल में प्लासी के बारे में बात करूंगा। बेसिक बात थोड़ा हम करते हैं। प्लासी के युद्ध जो होता है हमारा वो एग्जैक्ट होता है 23 जून 1757 को। और प्लासी के युद्ध में तो एक सिराजुद्दौला होते हैं, और जो अंग्रेज के बारे में पूछता है कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और सिराजुद्दौला का सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की धोखाधड़ी किया सिराजुद्दौला के साथ, और ये जाकर क्लाइव के साथ मिल गया, जिस कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध हार जाता है और मारा जाता है। सिराजुद्दौला, मीर जाफर का एक पुत्र होता है मीरन। मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग नामक एक व्यक्ति होता है, उन्होंने ही मार दिया था सिराजुद्दौला को। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, प्लासी युद्ध हुआ था कहाँ? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य भी है, यानी कठोर भी है और लचीला भी है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन कठोर भी होता है और लचीला भी होता है। टंगस्टन का सूत्र पूछा जाएगा तो इसका सिंबल जो होता है, सूत्र नहीं सिंबल W होता है। नाइक्रोम के बारे में जानते होंगे, लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ये लोहा, निकेल और
क्रोमियम से मिलकर बना होता है हमारा नाइक्रोम, और नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है हीटर के तार में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन के हीरा के बारे में पूछा जाता है, ये कार्बन का अपरूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी 1A कहाँ समाप्ति स्थल इसका कहाँ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A की समाप्ति स्थल जो है वो है उरी का क्षेत्र। एक है राजमार्ग 1 का A और एक है राजमार्ग 2, है ना। और ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? तो ये दोनों को मिलाकर बनता है शेरशाह सूरी मार्ग। और शेरशाह सूरी मार्ग जो है, इस पे शेरशाह ने 1700 सराय बनवाया था और इसका निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था, ठीक है। और वर्तमान में इस मार्ग को ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपसे क्वेश्चन इजी से बन रहा होगा, आसानी से बन रहा होगा। कमेंट आप जरूर करना क्वेश्चन का जो मैं पूछ रहा हूँ। ये है मैथ का क्वेश्चन। मैथ आपसे पूछा जा रहा है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 4 आदमी चला गया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 48 आदमी काम करना शुरू किया है और कितने दिन के बाद गया है? 6 दिन के बाद। यानी 17 में से 6 दिन काम हो गया, तो अब काम बचा कितना? 11। तो ठीक है, अब आदमी 4 चला गया, यानी आदमी अब बचा कितना? तो 48 में से 4 घटाएंगे तो बचा 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आया? 12। यानी ये फॉर्मूला होता है T1 मल्टीप्लाई W1 बटा T2 मल्टीप्लाई W2। यानी वर्क आदमी का कितना था? टोटल वर्क बताइए, या टोटल आदमी कितने थे और कितने दिन तक काम हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 176। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सब जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? केपलर होगा, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, बस क्वेश्चन देखना है। डिस्कशन वाली बातें हम लोग करेंगे। बौद्ध मत के सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? यानी बौद्ध धर्म में सबसे पुराना स्तूप कौन सा था? हाँ, सही समझे, सांची का स्तूप था, जिसको कौन बनाया था? अकबर बनवाया था। अकबर किसका पुत्र था? इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही सकते हो, तो आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? अच्छा, कोई ये बता सकता है कि अभी तक परमवीर चक्र कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? तो टोटल 21 व्यक्तियों को मिल चुका है, ठीक है। और 21वां व्यक्ति कौन था? तो 21वां व्यक्ति का नाम था विक्रम बत्रा। इनको मिला था 1999 में, इनकी देहांत हुई थी, इसलिए इनको ये लास्ट 21वां पुरस्कार मिला था। और पहला पुरस्कार मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। तो ये परमवीर चक्र और एक होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति का पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। और परमवीर चक्र युद्ध में दिया जाता है, शौर्य सम्मान के लिए, ठीक है। तो 2 प्रकार का पुरस्कार होता है। ये सिर्फ जवानों को मिलता है, सैनिकों को, लेकिन अशोक चक्र जो है वो सैनिकों के अलावा आम आदमियों को भी दिया जा सकता है। आगे चलते हैं। अकबर का मकबरा है कहाँ? अकबर के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया। यानी मुगल दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। अकबर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म लेंगे हमारे 1542 ईस्वी में, है ना। अकबर गद्दी पर कब बैठेंगे? तो अकबर गद्दी पर बैठेंगे 1556 में, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी दीन पनाह नामक भवन, सीढ़ियों के पुस्तकालय भवन से गिरने से, और अचानक अकबर को गद्दी पर बैठाया जाता है। अकबर का संरक्षक था बैरम खां, ठीक है। और जब हुमायूं मरा था तो अकबर पंजाब में था, और बैरम खां अकबर के लिए ईंटों का सिंहासन बनाता है और उसी दिन अकबर को राजा बना देता है। और अकबर कितने वर्षों का था? तो कहा जाता है अकबर लगभग मात्र 13 वर्षों का था, जिस समय अकबर को मुगल बादशाह बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पे है? देख रहे हो, इतना बांध आप लोग पढ़ के रखे हो, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, टिहरी डैम। पूछा क्या है? रामगुंडम बांध। ये है गोदावरी नदी पर,
गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो अगर भारत का मैप जो आप लोग जानते ही होंगे, ये जो क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के त्रियंबकम से गोदावरी नदी बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो एक तो गोदावरी नदी बहती है और यहीं से एक और नदी, गोदावरी ऊपर बहती है, ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। तो गोदावरी नदी त्रियंबकम से निकलती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी निकलती है। गोदावरी की लंबाई कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। आगे चलते हैं। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो रबर की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु जो होती है वो होती है विषुवत रेखीय जलवायु। रबर के बारे में बात करें तो रबर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक, अगर विश्व में पूछा जाए रबर कहाँ सबसे अधिक होता है, तो थाईलैंड में। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है थाईलैंड में, और भारत में अगर देखा जाए तो केरल में होता है। रबर का पेड़ होता है, लेटेक्स तैयार किया जाता है और उससे रबर बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो भारत में सबसे बड़े किसान के नेता थे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था हमारा 1936 में, और पहला आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाया गया था इन्हीं को, और ये गठन हुआ था 1930 के दशक में। तो ये दो बातें याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो रानी रामपाल क्या चीज खेलती है? ऑप्शन हॉकी, ये हॉकी खेलती है, तो ये हॉकी से संन्यास ले चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग है, जिस तरीके से तीर धनुष से संबंधित है उसी तरीके से कौन किससे संबंधित है? अच्छे से आंसर लगाना, गलत मत कर देना। आंसर होगा गोली बंदूक से संबंधित है, ठीक है। आगे, धुआं के साथ पानी नहीं जाएगा, आग जाएगा ना। आगे, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह के बारे में बात करें तो ईसा मसीह की माता के बारे में कभी कभी पूछता है, जिनका नाम था मेरी। और अगर पिता के बारे में पूछा जाए तो पिता का नाम था जोसेफ, मेरी जोसेफ। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था और ये गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह के बारे में ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ था भारत में। और अगर पूछे भारत में किस समय हुआ था, तो शतरंज के खेल का शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा से एक वर्गाकार क्षेत्र मिला है 64 खंडों वाला। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी में हड़प्पा के लोग चेस खेलते थे, शतरंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? इसमें शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर जो होगा वो होगा डेनमार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, कौन करेगा? तो समझना, क्वेश्चन 2, 1 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सेलेक्ट कौन करता है, चुनता कौन है? अगर चुनने का बात आए तो राष्ट्रपति, और संख्या में वृद्धि करने की बात आए तो संसद। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 1+33 यानी टोटल कितने सदस्य हैं? 34। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य की संख्या मात्र कितनी थी? 8, और समय समय पर ये बढ़ते बढ़ते 34 हो गया, और अभी भी ये कम है। लगभग 140 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं और मात्र 34 लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। 25वां कब बना है? तो 2019 में बना है, आंध्र प्रदेश में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछ लेगा। तो स्थापना हुआ है 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950,
और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो अच्छे से देखना कि वो स्थापना आपसे पूछ रहा है, उद्घाटन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? अदिश नहीं है यानी सदिश राशि है। तो बल, वेग, विस्थापन ये सारी सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विस्थापन। अदिश राशि में दूरी, चाल और समय। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण, परिमाण मतलब कोई दिशा उषा नहीं हो। दूरी 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कोई दिशा नहीं ना दिख रहा है आपको, तो जिसमें दिशा नहीं दिखे उसे अदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों दिखे उसे सदिश कहते हैं। तो यहाँ नहीं पूछ रहा था, तो आंसर होगा विस्थापन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये पूछ रहा है आपसे क्या कि एक पिंड का वेग इतना है, त्वरण इतना है, और इतने सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी बराबर भी बराबर होता है u प्लस a इंटू टी, है ना। यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण कितना गया है? 0.5, और टाइम कितना दिया गया है? 10। तो यहाँ से यहाँ अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 2 + 5, यानी टोटल कितना होगा? 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछ रहा था आपसे, पहली चाल दी थी, त्वरण दिया था, समय दिया था। फॉर्मूला अगर आता है तो इजीली इसको बना सकते थे। आंसर होगा हमारा कितना? 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ाई ज्ञान से संबंधित है, तो कार्य किस चीज से संबंधित है? अनुभव, विवाह, प्रयोग या नौकर। तो विवाह तो हट जाएगा, है ना। अब प्रयोग, नौकर या अनुभव, इसका आंसर होगा अनुभव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेढकों की कयांतरण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मेढकों के कयांतरण की प्रक्रिया, यानी मेढकों में 4 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होता है हमारा एग, उसके बाद होता है टैडपोल, उसके बाद होता है मेटाफेज, और लास्ट में होता है मेढक बनते हैं। ठीक है, मेढक त्वचा से भी सांस लेते हैं, लंग्स भी होता है और गिल्स भी होता है। जब वो छोटे होते हैं तो गिल्स होता है टैडपोल, और बड़े होते हैं तो वो गिल्स लंग्स में बदल जाता है। इसमें भाग लेते हैं थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन से सिक्रिएट होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है, ये सब पता होगा बात आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति दे दी? ये जो राज्य है ये अपने क्षेत्र में फोटोवोल्टिक सेल लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, और ये इसके पास गया था कर्ज मांगने के लिए। तो ये राज्य हमारा है असम का क्षेत्र। असम की राजधानी मेंशन करना कमेंट में आप लोग, और असम कितने राज्यों को छूता है ये भी बताना। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। माइक्रोस्कोप मत मान देना, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टेलीस्कोप। आगे चलते हैं। अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? रेड इंडियन, मैगोलॉइड, एस्ट्रोलाइड या निग्रोलॉइड। ऑस्ट्रेलिया की मूल जो प्रजाति है ये है निग्रोलॉइड। रेड इंडियन कहाँ की मूल निवासी है? क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो आंसर होगा 31। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर रहा है, और रिफ्लेक्स एक्शन होता है तंत्रिका तंत्र में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स हुआ है, और सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किसके साथ होता है? तो भारत और सिंगापुर के साथ होता है। तो SI मतलब होता है श्रीलंका, ठीक है, सॉरी सिंगापुर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका जरूरत नहीं है? किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक या ऑक्सीजन। तो आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के बाद ही ना ऑक्सीजन बनता है? तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसके बाद हमारा ये लास्ट था क्वेश्चन। आई होप कि आप 50 में से अच्छे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करेंगे, यानी हिस्ट्री का पूरा का पूरा टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, साथ में ऑब्जेक्टिव भी चलेगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।